हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है वो हरियाणा जीके पर है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके हर स्टेट एग्जाम के लिए। हरियाणा का जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें आपको हरियाणा जीके प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो हम टॉपिक वाइज डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जो जितना भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि हरियाणा का गठन, हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ, क्या क्या नाम हरियाणा के बताए गए हैं वेदों में या विद्वानों द्वारा। तो हरियाणा प्रदेश का गठन या उसका नामकरण से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्राचीनतम जो ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद, उसमें नाम लिया गया है जिसको रज हरियाणे बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का अर्थ हर का आयन यानी भगवान शिव का घर, और हरि का आर्यन। हरि हम भगवान कृष्ण को बोलते हैं, तो कृष्ण का क्रीड़ा स्थल। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, हरियाणा के बहुत सारे नामों के अर्थ निकलेंगे। तो एक हरित अरण्य भी बोला गया है कि हरा भरा वन, क्योंकि यहाँ पर बहुत हरियाली थी, बहुत वन ज्यादा थे। तो उस नाम पे भी इसका नाम हरियाणा का नाम ये बना रखा गया है। वैदिक साहित्य अथर्ववेद और मनुस्मृति में ब्रह्मवत के नाम से हरियाणा को बताया गया है। महाभारत में बहुधान्य प्रदेश, अत्यंत समृद्ध भूमि, जिसका अर्थ है नाम लिया गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र में श्रीकंठ जनपद। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन रेज होते हैं कि बाणभट्ट ने जो पुस्तक लिखी थी हर्षचरित, और उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से बोला गया है। ठीक है। स्कंद पुराण में हरियाला, पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा। महापुराण किसने लिखी थी? पुष्पदंत ने। तो यहाँ से भी आगे आपके दो क्वेश्चन फिर रेज होते हैं। आर्यों ने देवभूमि शब्द का प्रयोग सबसे पहले हरियाणा के लिए किया था, देवों की भूमि। विद्वान महाराज कृष्ण ने इसको बोला। देखो कि कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हरी की भूमि और हरी भरी जगह, इसीलिए उन्होंने बोला हरियाणा का मतलब सिर्फ हरने से है, जिसका मतलब लूटपाट। लोग यहाँ, बहुत समृद्ध देश था, लोग राजा महाराजा यहाँ आते थे और धन लूट कर चले जाते थे। तो उन्होंने ये एक अपनी मत दिया है अपना। उसके बाद एच आर गुप्ता ने बोला है कि आर्याना है हरियाणा, आर्यों का घर हरियाणा। हरियाणा राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ लेते हैं। 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की सबसे पहले मांग रखी थी। 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। ठीक है। 1932 ईस्वी में दिल्ली के प्रख्यात नेता दीन बंधु गुप्त ने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की थी, क्योंकि जब आजादी के बाद हम देखें तो पंजाब का जब विभाजन हुआ तो पंजाब और पेप्सू दो जगहें निकल कर आई। पेप्सू के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। पेप्सू है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ। पंजाब को दो भागों में बांटा गया है, एक पेप्सू का और एक पूर्वी पंजाब का हिस्सा। ठीक है। तो 1947 के बाद ये दो राज्य बटे, जहां पर एक जगह पर पंजाबी बोली जाती थी और एक जगह पंजाबी और हिंदी। तो अब सिलेबस में या आम बोली में पंजाबी का यूज बढ़ने लगा, तो हिंदी वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया। 1949 को ज्ञानी सिंह रेरेवाला पेप्सू के प्रथम प्रधानमंत्री थे और कर्नल रागीर सिंह दूसरे। तो ये इंपॉर्टेंट है पेप्सू के लिए। 1966 में शाह आयोग बनाया, जिसमें पेप्सू का विभाजन कर दिया गया। विभाजन कैसे किया गया? देखो, इसमें ये जिले थे, 8 जिले आते थे पेप्सू के अंदर: पटियाला, बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़, संगरूर, कपूरथला, महेंद्रगढ़ और सोलन। तो यहाँ पर कौन कौन सी जगहें थी? ऐसी जगहें जहां पर बहुत सारी पहाड़ियां थी, जैसे कि सोलन हो गया। ऐसी जगहें जहां पर हिंदी बोली जाती थी, और ऐसी जगह थी जहां पर पंजाबी बोली जाती थी। तो फाइनली इसको 1996 में शाह आयोग के तहत पेप्सू को खत्म करके पंजाबी क्षेत्र में, पंजाबी क्षेत्रों में को डाल दिया गया पंजाब में, हिंदी बोलने वाले वहां पर, और बाकी हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ियों के देश थे। ठीक है। उसके बाद आता है जहां हम लास्ट स्लाइड पे थे, यहाँ पर 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने फॉर्मूला दिया पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को अलग करने का, जो हम पढ़ ही चुके हैं। 1956 में सीमा निर्धारण हेतु एक अलग राज्य की मांग फिर की गई कि भाषा के क्षेत्र पे तो बांट दिया, लेकिन इनकी सीमा का भी निर्धारण कर दो। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? प्रताप सिंह कैरों। 56 to 64 इनका कार्यकाल था।
अब क्षेत्रीय फॉर्मूला क्या था 1956 का, 1956 का, फैजल अली आयोग में भाषा के आधार पर क्षेत्र को बांट दिया गया। बलवंत राय तायल को हिंदी भाषा समिति का अध्यक्ष चुना। हिंदी क्षेत्र में ये वो 7 जगहें थी हरियाणा की, जो हरियाणा के, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, ये 7 जिले ही थे जो हरियाणा के थे। जो तो जब हम पढ़ेंगे हरियाणा के जिलों के बारे में, तो सबसे पहले पूरा का पूरा हरियाणा क्षेत्र यही था, लेकिन सिर्फ 7 जिलों में बटा हुआ था, और आज इसको बांट कर 22 जिलों में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 7 जिले थे: हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, महेंद्रगढ़, जींद, नरवाना, शिमला और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मिला दिया था बाद में। तो बाकी का क्षेत्र पंजाब क्षेत्र बना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। 23 सितंबर 1965 को पंजाब पुनर्गठन के लिए हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनाई, और हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिशों पर 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह कमेटी की अध्यक्षता में एक सीमा गठन का आयोग किया गया। पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 को लोकसभा द्वारा 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया, जो कि 7वां संविधान संशोधन था, और इस तरह से भारत का 17वां राज्य उभर कर हरियाणा सामने आया। ठीक है, मैप है हरियाणा की नदियों को हम दो तरह से पढ़ेंगे: उत्तर हरियाणा की नदियां और दक्षिण हरियाणा की नदियां। हम मैप को ऐसे देखते हैं, ये साइड्स हो गई, सारी दिशाएं हो गई हमारी 4। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर पूर्वी भाग की, सॉरी, उत्तर उत्तर पश्चिम भाग की नदियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर जो नदियां होंगी वो होंगी पूर्वी नदी यमुना आएगी, और दक्षिणी नदियों में ये 4 नदियां आएंगी। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको। यमुना नदी पूर्वी सीमा के साथ साथ बहती है, हमने पहले ही देख लिया कि यूपी की जो बाउंड्री लगती है ना, उसके साथ साथ बहती है। उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री से 6330 मीटर की ऊंचाई से ये गिरती है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साथ बहती है। यमुनानगर से भारत में ये प्रवेश करती है, फरीदाबाद जिले के हसनपुर से निकलकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। तो जितना भी किलोमीटर, इसका अगर मैं बात करूं तो 320 किलोमीटर तक की लंबी सीमा रेखा बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच यमुना नदी। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर कुछ बांध है, ताजेवाला से ये निकलती है, यमुनानगर में ही है ये बांध। ठीक है, हथनीकुंड बांध यमुना नदी के ऊपर है, लखवार वैसी बांध यमुना नदी के ऊपर है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये ये यम की बहन के नाम पे इनको जाना जाता है, और जो भाई दूज का त्योहार होता है वो इन्हीं के ही रिलेशन पे बना है, और ये गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद है घग्गर नदी। एक सिर्फ यमुना नदी है जो 12 माह की नदी है, जो हर टाइम चलती रहती है। बाकी जितनी भी नदी है वो मौसमी नदी है, मतलब बरसात के पानी पर डिपेंड करती है। तो हिमाचल के डगशई से ये निकलती है घग्गर नदी, कालका के निकट प्रवेश करती हुई पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान हनुमानगढ़ में जाके गिरती है। अगर आप ये मैप ध्यान से देखोगे तो घग्गर नदी ये वाली नदी है। ठीक है, उसके बाद टांगरी नदी मारकंडा में जाके मिल जाती है, फिर मारकंडा आगे सरस्वती में जाके, और ये संगरूर, पंजाब के संगरूर में जाके दोनों आपस में मिलती हैं। ठीक है, टांगरी और मारकंडा सरस्वती नदी के साथ इसी नदी में मिल जाती हैं। झाझरा और कौशल नदी इसकी सहायक नदियां हैं। सरस्वती नदी हरियाणा की या प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। उद्गम स्थल इसका क्या है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के से निकलती है। अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल से प्रवाहित होकर पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में जाकर मिल जाती है, हमने अभी देखा ही है। मुगलावली गांव यमुनानगर में इस नदी के साक्ष्य मिले हैं, जहां खुदाई का काम शुरू हो गया है, और अंतिम खुदाई वेगू सिरसा, क्योंकि लुप्त हो गई थी तो जहां से इसके साक्ष्य मिले वहां पे खुदाई का काम शुरू किया गया, और एक सिरसा में भी वेगू जगह पर इसका काम चल रहा था। सरस्वती नदी के पुनरुत्थान की योजना का शुभारंभ भी रोलाहेड़ी गांव में किया गया है 21 अप्रैल 2015 को श्री कंवरपाल ने। टांगरी नदी के बारे में बात करते हैं, ये पहली ऐसी नदी है जो सिर्फ हरियाणा से निकलती है। तो मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला से निकलती है, मोरनी हिल्स है पंचकुला में, और मुलाना या अंबाला में जाकर मारकंडा में मिल जाती है।
मार्कंडा नदी प्राचीन नाम अरुणा नदी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार ऐसे भी आ जाता है कि अरुणा नदी कौन सी नदी है, तो मार्कंडा नदी को बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में नाहन जिले सिरमौर क्षेत्र के पास शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। प्रवेश स्थल काला अम्ब अम्बाला पेवा में जाकर ये सरस्वती से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है चेतांग नदी। ये दो एक ऐसी नदियां हैं जो छोटी नदियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती के समानांतर बहती है, ये सरस्वती में जाकर मिल जाती है चेतांग नदी। और राक्षी नदी बरसाती नदी है, यमुना नदी यमुनानगर के बिलासपुर के पास स्थित शाहपुर गांव से निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। 4 नदियां हैं। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, साहिबी नदी राजस्थान के जयपुर से निकलकर बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। ये रेवाड़ी के अकोली गांव कोट कासिम से प्रवेश करती है। मसानी बांध इसी नदी पर बना हुआ है, इसका प्राचीन नाम दृष्टवती है। नजफगढ़ झील में जाके ये समाहित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इंदौरी नदी, इसका उद्गम जो है वो मेवात के नूह के निकट की पहाड़ियों से हुआ है, इंदौर गांव में। ठीक है, ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तो रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिबी नदी में मिल जाती है, दूसरा बरसाती नालों का पानी लेने के बाद पटौती के बाद साहिबी नदी में मिल जाती है। इसीलिए हमने पीछे साहिबी नदी को प्रमुख नदी बोला है, क्योंकि इंदौरी नदी भी जाके साहिबी में मिल जाती है। आगे हम देखेंगे दोहन नदी महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती है, इसका उद्गम सन नीमका थाना जयपुर की पहाड़ियां हैं। एक मान्यता है कि यह नदी ऋषि भृंगु की पत्नी दिव्य पौलिमा की आंखों से निकलती थी। 2 मान्यताएं अब हमने पढ़ी है, एक दोहन नदी की, एक यमुना नदी की। यमुना नदी की मान्यता थी कि वो यम की बहन है, और ये ऋषि भृंगु की पत्नी दिव्य पौलिमा की आंखों से निकलती है। ठीक है, कृष्णावती नदी जयपुर की पहाड़ियां नीमका थाना से ही निकलती है। प्रवेश कहाँ करती है? नारनौल से, और बहरोड किनारे में समाहित हो जाती है। तो ये थी हमारी हरियाणा की प्रमुख नदियां। आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम हरियाणा की नदियों के बाद उसके हरियाणा के जिलों के बारे में बात करेंगे कि 7 जिलों के बाद बाकी जिलों का गठन कब हुआ। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बांध जो हमारा कल्चर है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, आगे की वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगी बिकॉज आपका एग्जाम भी सितंबर में हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू।